Hello students, welcome to the online class. This is the third and the last part of the chapter Atomic Structure and Chemical Bonding. In this part we are going to cover chemical bonding, electrovalent bond, covalent bond, polar and non-polar covalent bonds. Okay, so let's begin. First of all, chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि एक फोर्स होता है, बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड मीन्स फोर्स होता है. सो द फोर्स जिसके कारण में दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग. इसमें क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक है, तो दो केमिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस कारण वो दोनों आपस में जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कोई भी केमिकल अगर अपने स्टेबल फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है ना, एक बॉन्ड शेयर करते हैं जिसके कारण में वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है वो या पर्टिकुलर जो केमिकल होता है वो स्टेबल बन जाता है. ठीक है, तो इसके लिए दो एलिमेंट्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग कराई जाती है. ओके, केमिकल बॉन्डिंग जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, second one is covalent bond and the third one is coordinate bond. In your syllabus you have only 2 bonds, that is electrovalent bond and covalent bond. ठीक है, तो we'll see what are these electrovalent bond and covalent bond. Before going to the types of bond, we will discuss first the octet rule, which is very important to understand because without this rule you cannot solve the problems of these bonding, chemical bonding. Okay, so octet rule क्या होता है? The octet rule refers to the tendency of atoms to prefer to have 8 electrons. ठीक है, octet rule, octet means होता है 8. ठीक है, तो 8 नंबर से रिलेटेड एक रूल है. ये क्या कहता है कि किसी भी एटम के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, वैलेंस शेल किसे कहते हैं? सबसे लास्ट वाली शेल जो होती है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं. ठीक है ना, आपने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाली शेल पे आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना, उस शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल. ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं. तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है, तो किसी भी एटम की सबसे लास्ट वाली सेल जिसमें हम लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, दैट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस शेल. एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किसी भी एलिमेंट को अगर अपना स्टेबिलिटी फॉर्म करना है, वो उसे स्टेबल होना है, तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए. अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो एटम क्या है या फिर वो आपका जो एलिमेंट है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है. ठीक है ना, when atoms have fewer than 8 electrons they tend to react and form more stable compounds. जब एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में, 8 से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में, तो क्या करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं, वो ढूंढते हैं कि हम किसके साथ बॉन्ड बना सकें, जो कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट वो ढूंढते हैं जो कि उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे सके या उनसे एक्स्ट्रा अगर उनके पास है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले सके, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाएं. और इसके लिए वो क्या करते हैं? दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ऑक्टेट रूल सिर्फ इतना ही है कि एक किसी एलिमेंट के लिए उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने बहुत ज़रूरी हैं. अगर नहीं है तो दे हैव टू गेन और लूज सम इलेक्ट्रॉन्स टू गेन देयर स्टेबिलिटी. ओके, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. हमने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन द कंबाइनिंग एटम्स एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, द बॉन्ड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें जो बॉन्ड बनता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है. ठीक है ना, इसके बीच में बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इसमें क्या होता है? कोई भी एटम जो होता है वो अपने सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को पाने की कोशिश करता है. नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है? एक्चुअली में नोबल गैस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना, जैसे कि आपका नियॉन हो गया. ठीक है,
आपका नियॉन जो होता है अगर आप उसको कॉन्फ़िगरेट करोगे तो उसके में लास्ट में जो वैलेंस शेल में होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं उन्हें? हम नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए उस नोबल गैस में तक पहुंचना जो होता है उस स्टेबल फॉर्म को पाना जो होता है वो उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं ड्रीम होता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि हमारे स्कूल का जो बेस्ट स्टूडेंट होता है तो हम लोग भी वही ड्रीम लेकर के चलते हैं कि हमें भी वो बेस्ट स्टूडेंट या बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी लेनी है। ठीक है, तो वैसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए नोबल गैसेस के जैसे ही बनना या जो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल स्टेबल होते हैं उनके जैसा बनना एक ड्रीम होता है। ठीक है, जिसके लिए वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अगर हमें देखना है तो द फर्स्ट थिंग वी शुड नो अबाउट इट, तो पहली चीज़ जो है वो हमें क्या जानना ज़रूरी है कि नोबल गैस जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही देखा जाता है। ठीक है, इससे आप क्या ऐसे एक तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअली में मेटल की टेंडेंसी जो होती है वो होती है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, उसके पास में वैलेंस शेल में हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2 और 3। तो ईजिली वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है क्योंकि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से लूज़ करने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो होता है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी जो होती है उनको उन्हें क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड एज दे लूज इलेक्ट्रॉन तो उनके जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, एंड जो आप उन्हें हम कहते हैं कैटायन, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ही मेटल अपने पास इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है और उन्हें हम कैटायंस कहते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल जो होता है वो अपने पास में उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो उनके वैलेंस शेल में हमेशा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या करते हैं अगर इतने 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज़ करेंगे तो दे नीड अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो क्या करते हैं? हमेशा गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो उनके ऊपर जब वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उनके ऊपर में नेगेटिव का चार्ज आता है एंड दिस इज कॉल्ड एज एनायन। उसे क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है यानी हम डोनेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। जब भी कोई एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे पॉजिटिव का चार्ज आता है एंड दैट आयन इज कॉल्ड एज कैटायन। उसे हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। ठीक है, और जब भी कोई एटम अपने पास में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर किसका चार्ज आता है? नेगेटिव का चार्ज आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एनायन। उसे हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच होल्ड्स द अपोजिट चार्ज आयंस। अब क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मेटल, मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा होता है, हमेशा। आपको अगर हम कभी दे दें कि आप पहचानिए इसमें कौन सा ये पर्टिकुलर, जैसे NaCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, H2SO4 दिया, तो आपको पहचानना है कि कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा इनके बीच में। तो सिंपल वे इज दैट अगर आपको एक मेटल और एक नॉन मेटल मिल रहा है तो आप सीधे कह दीजिए दिस इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही पॉसिबल है। ठीक है ना, जैसे NaCl, Na क्या है आपका? मेटल है, क्लोरीन क्या है आपका? नॉन मेटल है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जब भी कोई बॉन्डिंग बनती है तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? बिल्कुल एक दूसरे के साथ में एकदम चिपक के रहते हैं। ठीक है, जब सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, जब ऑपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेंगे एंड दैट बॉन्ड, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जब कभी दो ऑपोजिट आयंस के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है या फोर्स लगता है जिसके कारण में वो दोनों बॉन्ड बनाते हैं, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसके कारण में दो ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं एंड दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसको ईजिली ब्रेक करना
पॉसिबल नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल लूज कर रहा है या नॉन मेटल गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे कि अगर हम बात करें कि सपोज सोडियम NaCl, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। वो क्या है? उस NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है ना, वैलेंसी यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, आई थिंक, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं मेटल से नॉन मेटल में। ठीक है, मेटल जो होता है वो उसको देता है नॉन मेटल को, और नॉन मेटल जो होता है वो गेन करता है। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या हम कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल मैं आपको क्या दिया हुआ है? MgCl। ये क्या है? MgCl2 है। दो एलिमेंट लिए क्लोरीन के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक Mg है, 2 हमने Cl लिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें बॉन्ड शो करना है तो हमें सबसे पहले इसको Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। हमें सबसे पहले जानना है कि एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है। ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे? इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, देन 8 एंड देन 2, हो गया 12। 8 + 2 10 + 2 12। ठीक है ना। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। कितने हो गए? 10 हो गए। और थर्ड शेल में हमारे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। ठीक है ना, हमने कॉन्फ़िगरेट कर दिया। ओके, अब इसको क्या करता है? अब हम इन्हें शेल्स में फिल करेंगे। Mg का देखिए, हमने यहाँ ये इस डायग्राम में देखिए, Mg के फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, और थर्ड शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। ठीक है, क्लोरीन में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, और लास्ट शेल में, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। वैसे ही सेकेंड क्लोरीन में भी सेम वही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल्ड किया हुआ है। ठीक है ना। अब क्या है? मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? अब क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये जो जिसमें थर्ड शेल जो है इसकी वैलेंस शेल कहलाएगी। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी? इनकी वैलेंस शेल कहलाएगी। अब मैग्नीशियम को क्या करना है? अपने आप को स्टेबल करना है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। पर उसके पास में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम आपका मेटल है। मेटल का काम क्या होता है? अपने पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है ना, दे सकता है। ठीक, और क्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल का काम क्या है? वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ओके, अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देगा, दे देता है किसी को, तो इसके पास में क्या है? लास्ट शेल में कितनी बचेंगी? 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब सपोज मैग्नीशियम ने अपने पास से इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। ठीक है ना, इसने दे दिया, तो इसके पास में क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ये क्या हो गया? आपका स्टेबल हो गया। ठीक है ना, आपका क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। एंड क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। भाई, एक क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे क्लोरीन का भी वही है 2 8 7, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको क्या चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, 8 बनाने के लिए, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या हुआ? मैग्नीशियम ने अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाल दिए। 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया। तो इनके पास में कितने हो गए? मैग्नीशियम के पास में 2 8। भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने गायब कर दिए, तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गया। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया एक मैग्नीशियम से,
और दूसरे क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसी मैग्नीशियम से, तो ये दोनों भी क्या हो गए, 8-8 हो गया, ठीक है ना। तो ये अब क्या हो गया, एक स्टेबल कंपाउंड कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं स्टेबल कंपाउंड। अगर आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूछा गया है तो आप ये ऑर्बिट के थ्रू शो करेंगे, ये पूरा ऑर्बिट के थ्रू है। अगर आपको पूछा गया है क्वेश्चन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम भी कहते हैं, ये आपका कैसे होता है, आई विल शो यू। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरली एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम या लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो सर लुईस ने दिया था सबसे पहले, इसीलिए उनके नाम से ही ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाने लग गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जैसे कि Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है। तो ये जो लास्ट वाला है 2, इसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हम इसी को लेकर के सिर्फ काम करेंगे, हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे यहाँ पे क्या था आपने देखा था, पूरे इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए थे हर एक ऑर्बिट में, उसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया था इलेक्ट्रॉन। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287 होता है, हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ठीक है। तो हमने Mg का 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, 2 Cl हैं, MgCl2, हमारा क्वेश्चन क्या था, MgCl2 के बीच में बॉन्डिंग करनी थी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने 2 Cl ले ली, एक Mg 2 Cl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब हमने सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हमें शो करना है। Mg का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, हमने शो कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। Cl के लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है, तो हमें इसको शो करना है 1 2 2 3 4 5 6 7 7 हमने शो कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 शो कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक देगा इसको, ठीक है, और एक देगा इसको, ठीक है। तो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, Mg के पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके पास में क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आता, अगर 4 इलेक्ट्रॉन देता तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आते, ठीक है ना। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो Mg के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मेटल अपने पास से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके पास में पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कैटायन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब Cl के पास में क्या हो गया, अब Cl के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे Cl के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो दोनों के ऊपर क्या है, 1 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था Mg से, और दूसरे Cl ने भी Mg से दूसरा इलेक्ट्रॉन एक गेन किया था, तो इनके ऊपर में क्या हो जाए, दोनों Cl के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि क्या दिखाया गया है कि Cl के पास में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। रेड डॉट देखिए, रेड कलर के जो डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लीजिए, रेड कलर की डॉट्स हैं। पहले Cl के पास में जो था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था पहले Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, रेड डॉट काउंट करिए, ठीक है ना। जैसे ही Mg ने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों Cl को दिए तो उनके पास में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर चार्ज कैसा आ गया Mg के ऊपर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर में एक निगेटिव चार्ज आ गया, ओके। दिस आई कैन शो यू। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, NaCl, ठीक है ना, NaCl ले लेते हैं। NaCl में क्या होता है, आपका सोडियम का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 11 होता है, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो हम इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2 8 1, 11 हो गया ना, 8 + 2 10 + 1 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, 2 8 7 2 8 7 हो गया, ठीक है। अब हम वही डॉट स्ट्रक्चर ना बना करके हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ना बना करके हम डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो Na का लास्ट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हम एक ही Cl लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ एक Na दिया, एक Cl दिया है, ठीक है ना। अब उस समय क्वेश्चन में क्या था, MgCl2 दिया था, Mg1 और Cl को 2 लेना था हमें, ठीक है। Cl के पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब Na को एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा, अगर Na ने अपने पास से
एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है ना। उसके पास कितने बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसने वो क्या करेगा, वो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो ले लेगा। तो सोडियम के पास में जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसको क्या करेगा, क्लोरीन अपने पास में ले लेगा, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरीन को। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के ऊपर में क्या चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरीन ने अपने पास में क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उसके ऊपर में क्या चार्ज आ जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये आपका बनाएगा NaCl, कंपाउंड बना लेगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, NaCl एक कंपाउंड बना देगा। और क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसे ब्रेक करना बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू किस तरीके से बॉन्ड हो रहा है। तो सबसे पहले आप बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का एलिमेंट्स को, मेटल का पहले आप एटॉमिक नंबर जानेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और फिर जिसके पास में कम इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को आप जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वैलेंस शेल आप चेक करेंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर मेटल से आप नॉन मेटल में वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, और जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उतना अमाउंट में उस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितने अमाउंट में नॉन मेटल उसको गेन कर रहा है उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड जो होता है वो एक पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बनता है, ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में बनता है। इसलिए आपस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर। ये क्या होते हैं आपके, इनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। ये कैसे मिलते हैं आपको, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसकी प्रॉपर्टी, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको ईजिली ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तभी ये आपके जो एलिमेंट के जो आयन्स होंगे वो आपस में टूटना स्टार्ट होंगे, ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। तो इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ता है इनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। The fourth point is they conduct electricity in molten state and aqueous state. They conduct electricity in molten and aqueous state but not in solid state. एक्चुअली होता क्या, सॉलिड स्टेट में इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इनके बीच से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट ईजिली नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। पर जैसे ही वो मॉल्टन या एक्वस स्टेज में जाते हैं, यानी घुलने लगते हैं, तो क्या होते हैं, इनके आयंस जो होते हैं वो मूव करने, उनको जगह मिलती है, वो मूव करते हैं, और जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लूज होने लगता है, ठीक है ना। इसके कारण में क्या होता है कि मॉल्टन स्टेट में ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, एक्वस स्टेट में ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, पर सॉलिड स्टेट में नहीं हो पाती, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इनके आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण में इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट नहीं कर सकते। पर जैसे ही हम उस एलिमेंट को, यानी आपका जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है उसको जैसे ही मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, मॉल्टन स्टेट यानी हल्का सा जो पिघलना शुरू होता है ना, उसे हम कहते हैं मॉल्टन स्टेट, ठीक है। और एक्वस मतलब पानी वाला, ठीक है। हम जैसे ही उस स्टेज में लेके जाएंगे तो क्या होता है, उस समय क्या होता है, उनके आयंस जो होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, अलग अलग होने, जो टाइटली पैक्ड थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो क्या होते हैं, अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अलग होते हैं तो उनको स्पेस मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इजिली पास कर जाती है, ठीक है। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये क्या होते हैं, वाटर में जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जैसे ही वाटर में वो जाते हैं तो उनके जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो मूव करने लगते हैं, उनको स्पेस मिल जाती है और वो मूव करने लगते हैं, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। और इनसॉल्युबल होते हैं वो ऑर्गेनिक जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। दो ऐसे केमिकल्स के बीच में एक ऐसा बॉन्ड जो कि शेयर करने से बनता है, ठीक है ना, यानी दोनों आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था मेटल से नॉन मेटल में। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड में आप हमेशा याद रखिए कि जो भी बॉन्ड बनेगा, दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो दोनों एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, नॉन मेटल होने चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, पर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, यानी दोनों एलिमेंट्स हमारे कैसे होंगे, नॉन मेटल्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है ना, यानी आधा तुम रखो आधा हम रखेंगे, हम लोग दोनों एक ही चीज़ से काम चला लेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि दो फ्रेंड्स आपस में एक ही पेंसिल शेयर कर रहे हैं और आपस में दोनों का काम हो जा रहा है, उसका वो भी अपना काम कंप्लीट कर ले रहा है, दूसरा वाला उसका फ्रेंड भी काम कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है, तो दोनों को ही कोई परेशानी नहीं हो रही। वैसे ही केमिकल्स भी क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिसके कारण में दोनों ही अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज किसी के पास में, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ नीचे आपको दिया हुआ है क्लोरीन, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, ठीक है। अब Cl2 का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो दूसरे क्लोरीन में भी क्या होगा, 17 287, ठीक है ना। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में अपने आप को कंप्लीट स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ठीक है ना। तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे ये लोग, अब जैसे इसका फिगर देखिए, Cl का मैं आपको डॉट डायग्राम ही समझा दे रही हूँ। एक Cl ये है, एक Cl ये है, ठीक है। 1 2, हम डॉट डायग्राम में मैंने बताया कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही आप लेंगे, ठीक है ना। मैं ये आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिया है, मैं आपको डॉट डायग्राम समझा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला Cl इस इलेक्ट्रॉन को ले ले तो काउंट करिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। अब ये वाला Cl भी इस इलेक्ट्रॉन को अगर ले ले तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या किया इन्होंने, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, ठीक है, बीच में रख लिया उसको और दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। सपोज दो क्लोरीन के बीच में सिर्फ एक ही चपाती, एक ही रोटी है, तो दोनों रोटी को क्या किया उन्होंने, आधा आधा करके अपने पास में रख लिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, दोनों का ही पेट भर जाएगा। तो ये वाले क्लोरीन ने इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया इससे, ठीक है, और इस वाले क्लोरीन ने इसका दूसरे वाले, पहले वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर लिया। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और दोनों ही आपस में अब क्या रहेंगे, हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बनी हुई है, शेयरिंग हुई है। जैसे ही अगर ये दोनों अलग होते हैं तो दोनों वापस अनस्टेबल हो जाएंगे। अब स्टेबल हो गए क्योंकि दोनों के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो दोनों के बीच में क्या बना, एक बॉन्ड बनी है, ठीक है। तो दोनों आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये वाला क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाला क्लोरीन भी इस क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, सिंगल, यानी एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। भाई क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, दूसरे क्लोरीन ने पहले क्लोरीन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो उनके बीच में क्या बनता, डबल बॉन्ड बन जाता 2 एलिमेंट्स के बीच में। अगर कोई एलिमेंट्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो ट्रिपल बॉन्ड बनता, जैसे कि मैं आपको 3। तो ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहलाते हैं। होता कैसे है इसमें, सिंगल बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया। अब अगर मैं डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आपका O2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है ना।
इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेट करें तो 2 और 6 7 8 हो गया ना। तो अब हम डॉट डायग्राम ही लेते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब O2 है तो 2 बार हमें फिर से O को लेना पड़ेगा, तो ये आपका एक O हो गया, ये आपका एक O हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने आप को 8 करने के लिए? 8 नंबर में चाहिए ना भाई, 8 करना ऑक्टेट रूल के हिसाब से। जब तक ये 8 नहीं होगा तब तक ये स्टेबल नहीं कहलाएगा। तो इसको अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भाई। 8 - 6 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इसने क्या किया, बगल में O को, जो एक और ऑक्सीजन का एलिमेंट है, उससे बोला कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो उसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना भाई। बगल वाले का 2 ले लिया, 8 हो गया, 6 ऑलरेडी थे उसके पास में। अब जो यहाँ पे है दूसरा O है, उसने क्या कहा, एक्चुअली उसने दिया नहीं, उसके साथ में शेयर कर लिया। ठीक है ना, उसने कहा कि तुम मेरे साथ में शेयर कर लो, तो उसने शेयर कर लिया। तो दूसरे ऑक्सीजन ने क्या कहा कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तुम भी मेरे साथ शेयर कर लो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला वाले O ने क्या किया, दूसरे वाले O के साथ में, दूसरे वाले O ने पहले वाले O के साथ में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। अब दूसरे वाले O के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई दोनों ने क्या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पूरी तरीके से दिए नहीं हैं, शेयर किए हैं। सिर्फ क्या किए हैं, शेयर किया है। ठीक है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ने पहले वाले के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। तो आप अगर ये मानोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो उसके पास में कैसे बच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो सिर्फ शेयर कर रहा है, पूरी तरीके से ले नहीं रहा है। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके पास ही हैं, दोनों एटम्स के पास ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ शेयर हो रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, दे आर ओनली शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? 2 डबल बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड का बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का दिखाती हूँ, जैसे कि N2। ठीक है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो ये 2 और 5 7 हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या है, नाइट्रोजन को कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को 8 करने के लिए? वही 5 थे उसके पास में, तो अब 8 करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उसने बगल वाले से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? शेयर कर लिया। दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो उसने भी क्या किया, बगल वाले पहले वाले से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया। दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया। भाई इस नाइट्रोजन का भी 8 कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का भी 8 कंप्लीट हो गया। तो इनके बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, इनके बीच में क्या बना? बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। सो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में शेयर करते हैं, उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड जो होता है 2 एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का बनता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड लगेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों आपसी सहमति से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है ना, सेकेंड चीज़ रिमेंबर आपको याद रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा है। अगर आप एक मेटल और नॉन मेटल देखेंगे तो दैट विल नेवर कैन बी कोवेलेंट बॉन्ड, वो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, इट विल बी ऑलवेज एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और अगर एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो इट विल बी ऑलवेज अ कोवेलेंट बॉन्ड, वो हमेशा क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपकी क्या है, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे हैं, दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंसी। उस नंबर को क्या कहेंगे हम, कोवेलेंसी। जैसे कि क्लोरीन में आपका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, तो क्लोरीन की कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे तो उसकी 2 हो जाएगी कोवेलेंसी। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो हम उसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोवेलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या हो रही थी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफ़र कर रहे थे। ठीक है, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी थी। कोवेलेंसी में क्या, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है,
दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बुक में कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सॉल्व करिए, क्लियर करिए अपना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है ना। सिर्फ देखने से या समझने से ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास में, बुक्स में आपके कई एग्जांपल्स दिए हैं, सारे एग्जांपल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अब कोवैलेंट बॉन्ड की। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव एनी आयन। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं भाई, एक नॉन मेटल और नॉन मेटल होता है ना, तो इनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके के आयन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सेकेंड है, दे हैव वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वॉन्डरवॉल का फोर्स होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक इन नेचर होता है, ठीक है। थर्ड होता है, दे एग्जिस्ट एज गैसेज और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, हमेशा गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म्स में पाए जाते हैं या फिर बहुत सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बिकॉज इनका जो वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वॉन्डरवॉल जिसे हम कह रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ठीक है ना। दे आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल, ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इनको हम ईजिली मेल्ट या बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आर कॉल्ड एज नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है ना। नॉन पोलर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है, तो आपके जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ईजिली सॉल्युबल नहीं होते, ईजिली घुलते नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स किसे कहते हैं, द कंपाउंड्स विच आर कोवेलेंट कंपाउंड्स बट हैव लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक्ट एज आयनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कि हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, पर क्योंकि उनमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो हो रही है और वो इसलिए आयनिक कंपाउंड जैसे यानी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जैसे बिहेव करने लगते हैं, इन्हें हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, HCl, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है भाई, H का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl को क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, Cl क्या करता है, H के साथ में शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, और H जो होता है ये क्लोरीन के साथ में शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। H जो होता है, H और हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एक्सेप्शन हैं जो कि हमेशा डुप्लेट यानी अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं और जिसके कारण भी कंप्लीट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। पर होता क्या है कि क्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे कहते हैं आपको पता होगा कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है वो क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और हाइड्रोजन क्योंकि वीक है तो वो क्लोरीन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बचा नहीं पाएगा, उससे खींचा चला जाएगा, ठीक है ना। पर क्योंकि कंप्लीट उसके पास नहीं जाता, ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कंप्लीट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए ये अभी भी कोवेलेंट कंपाउंड कहला रहा है। पर क्योंकि हाइड्रोजन से क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी तरफ में इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डेल, जिसे हम कहते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन के ऊपर में डेल नेगेटिव चार्ज आता है, यानी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो किसी कंपाउंड के ऊपर में जैसे 2 आपके नॉन मेटल्स दिए हुए हैं और एक नॉन मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे नॉन मेटल के कंपैरिजन में, तो वो क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींचने की कोशिश करता है, छीनने की कोशिश करता है, ठीक है ना। छीन नहीं पाता पर छीनने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुमसे छीन लूँगा। तो क्या होता है,
जिस जो छीनने की कोशिश करता है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे छीन रहा होता है, जिससे मतलब लूज़ हो रहा होता है, उसके पास में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्योंकि कोवेलेंट तो हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है हाइड्रोजन से क्लोरीन पे, पर थोड़ा बहुत क्योंकि उसकी तरफ में ज़्यादा चला गया है क्लोरीन की तरफ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या कहला रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स कहला रहे हैं, यानी आयनिक कंपाउंड्स कहला रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आ गया, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, क्योंकि वो एक्ट कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड जैसे। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा आयन्स आ गए, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज आ गए, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। हियर द चैप्टर एंड्स। इससे क्वेश्चन आंसर्स का PDF आपके पास में जल्दी पहुंच जाएगा, एंड वीडियोस भी जो होंगी वो भी आपके पास में क्वेश्चन आंसर्स की मैं एक वीडियो बना करके भी अपलोड कर दूंगी। सो आई होप द चैप्टर इज़ बीइंग क्लियर टू यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।